चलिए आइए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की। ये लगभग एक लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी का। इसके बाद फिर और भी चीजें हमें पढ़नी है। अगर बात की जाए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, अगर हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो जब बायोडाइवर्सिटी समझ जाएंगे तभी उसका कंजर्वेशन का महत्व समझ पाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले चलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, थोड़ा सा बोर्ड पे चल के इसको थोड़ा सा देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब ही क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी कहने का मतलब एक तरह से वेरिएबिलिटी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वेरिएबिलिटी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतनी ही हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी। तो बायोडाइवर्सिटी एक तरह से है क्या? द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही, तो द वेरिएबिलिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक अ सस्टेन एनवायरनमेंट, टू मेक अ हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन सके, तो ये चीज क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आज हम अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो सब हमारी क्या बना रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली चीज ये क्लियर रखिए, बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो रहा है। बायो मतलब ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी आ रहे हैं वो सब क्या बना रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। आपने कभी गौर किया हो, हमारे आसपास ना जाने कितनी चीजें पाई जा रही है, एक ही चीज की ना जाने कितनी वैरायटी। सबसे फेमस एग्जांपल उठाते हैं डॉग। डॉग के हम लोग बहुत सारी जानते हैं चीजें। डॉग में हम लोगों ने सुनी हो, अलग अलग टाइप के डॉग सुने हैं, जैसे कि अगर डाबरमैन अलग है, जर्मन शेफर्ड अलग है, और देसी हम लोग अलग कहते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी वैरायटी वगैरह इन सब में हो जाती है। तो ये आखिर है क्या? सब बायोडाइवर्सिटी। तो ये सिर्फ डॉग की थी, ऐसे ही ना जाने कितने एनिमल्स की क्या क्या चीजें हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमें सीधे इस चैप्टर में समझनी है। तो बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे, अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे कि केवल फिशेस की ना जाने कितने स्पीसीज है, बर्ड्स की ना जाने कितने स्पीसीज है, एम्फीबियंस की ना जाने कितने स्पीसीज है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या बना रही? बायोडाइवर्सिटी। तो ओवरऑल जो भी हमारी वेरिएबिलिटी है चारों ओर हमारी सराउंडिंग में, जो भी वेरिएबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जा रही है, वही क्या है? बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ड को पहली बार बताया था एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने। अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर कंटिन्यू करने पे हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो आइए बात करते, स्लाइड पे सीधे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन भाई, इसको बचाना भी तो जरूरी है। अगर बचाएंगे नहीं तो सीधी सी बात है, धीमे धीमे अगर बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म होती चली जाएगी तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए, सीधी सी बात, एक एग्जांपल लेते हैं बायोडाइवर्सिटी में, सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं और रोल देखते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा ग्रास, शायद विजुअल नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रास, ग्रास को खाया डियर ने, और डियर को खाने वाला था लॉयन। अगर इसमें से हम डियर हटा देते हैं, अगर सारे डियर हटा दिए जाए तो होगा क्या? ग्रास का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रास आपस में कम्पीट करेंगे मिनरल्स के लिए। ग्रास को मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे तो ग्रास भी एक टाइम बाद खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ऊपर से अगर डियर नहीं है तो लायन का खाना नहीं होगा, तो लायन भी क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। तो सिर्फ एक चीज हटाने से हमारे एनवायरमेंट में इतना फर्क पड़ा। तो सोचो, धीरे धीरे आजकल तो बहुत तेजी से हमारे क्या है, तरह तरह की स्पीसीज गायब हो रही है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। तो हमारे एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। तो बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें जो है, हेल्थ खत्म होती चली जा रही है हमारे। जितनी भी हमारे एनवायरमेंट की हेल्थ है, एक तरह से बायोडाइवर्सिटी जो हेल्दी थी वो अब कैसी अनहेल्दी फील होने लग गई। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर की चीजें ही हम लोग शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एक फोटो दिखाई जा रही है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं। ये सारी हमारी क्या बना रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्टार फिश मतलब फिशेस वगैरह ले ली गई। उसके अलावा हमारे बहुत सारे मतलब जितने भी हम लोग एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग बैक्टीरिया वगैरह इसमें काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि अभी चीजें देखेंगे बैक्टीरिया भाई नेक डाई से देखने ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सारी हमारी क्या बना रही है? बायोडाइवर्सिटी बना रही है। तो इनका कंजर्वेशन भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये एक एनसीईआरटी की लाइन से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है कि आप, हमारी एनवायरनमेंट इतना हेल्दी है कि अगर कोई एलियन बाहर से आके देखे तो उसको एक खूबसूरत अर्थ दिखेगी। उसमें ना जाने कितनी चीजें, कोई अगर एलियन आ जाए तो वो देख के आश्चर्यचकित रह जाएगा कि इसमें कितना, इस प्लानट में कितना कुछ हेल्दी कुछ चीजें हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो हमने देखी ही नहीं है। तरह तरह के ऑर्गेनिज्म देखेगा, तरह तरह के एनिमल्स देखेगा, तरह तरह के प्लांट देखेगा, तरह तरह की वेरिएबिलिटी देखेगा।
तो ये सारी चीजें जो है इसमें क्या है, हम लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इतना क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें कोई भी जैसे एलियन आएगा तो भाई उसे ना जाने कितनी चीजें हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म आप ही कोई नई चीज देख लेते तो आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ नया देख लिया, तो ऐसे एलियन तो ना जाने कितना कुछ देखेगा। एलियन तो ना जाने कितना कुछ देख लेगा अपने चीजें में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सब एकदम नया होगा। तो सोचो हम यही सारी नई चीजें खराब करते चले जा रहे। एक पॉइंट और है, अगर सोचो हम ये सारे ऑर्गेनिज्म खत्म करते चले जाए तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो क्या देखेगी, उनके लिए भी तो चीजें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें इनका कंजर्वेशन जरूरी, कुछ भी आप सोचिए हमें कंजर्वेशन इनका क्या है जरूरी। अब भाई जैसे अगर हम बात करें थोड़ा सा लेट करें बायोडाइवर्सिटी, सीधी सी बात है आजकल बहुत सारी मेडिसिन है जो हम लोग प्लांट्स की हेल्प से ले रहे हैं। ठीक है, नीम एक सबने सुना है मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, एलोवेरा है मेडिसिन में यूज होता है, तुलसी है मेडिसिन में यूज होती है। कहीं ना कहीं अगर ये प्लांट हमारे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेडिसिन बनने पे भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा, और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी क्या आएगा इसकी वजह से इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं हर एक प्लांट का इम्पैक्ट हम पे, कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं कह रहा है, एक एलियन अगर चीजें देख रहा है तो वो यहाँ पे देख के आश्चर्यचकित रह जाएगा कि कहीं ना कहीं उसे बर्ड्स एनिमल्स तरह तरह के प्लांट्स तरह तरह के एनिमल्स ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल उठाया है तो उन्होंने एग्जाम्पल उठा के कुछ चीजें कंपेयर की हैं, जैसे आंट्स को, फिशेस को, बीटल्स को। तो ये सारी चीजें उन्होंने कंपेयर की, ऑर्किड वगैरह। ऑर्किड सुनाओ, टाइनेस्ट सीड होते हैं, बहुत छोटे, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रॉगिंग का। टाइनेस्ट सीड किसमें पाए जाते हैं, ऑर्किड में। अगर बात की जाए तो उन्होंने 4 डाटा उठाए हैं ऑर्किड के, फिशेस के, बीटल्स के। तो इन्होंने कंपेयर किया है कैसे क्या चीजें। अच्छा चलो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिकी वे में थोड़ा सी चीजें याद रखते हैं। अच्छा, आजकल का तो टाइम जैसे चल रहा है, लोग इंस्टा बहुत चला रहे हैं। इंस्टा पहले के लोग, लेकिन पहले के टाइम पे फेसबुक, अभी भी जो अंकल आंटी लोग वगैरह अगर देखो तो ये फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं इन कंपेरिजन टू इंस्टा। आजकल की जनरेशन इंस्टा यूज कर रही, लेकिन पहले की फेसबुक। तो जो आंटी वगैरह थी वो फेसबुक यूज करती थी, तो और कहते थे और आंटी एफबी कैसी चल रही है, और आंटी एफबी कैसी चल रही है। तो यही ट्रिक है, और आंटी एफबी। तो नेक्स्ट अगर ट्रिक देखी जाए हम लोगों की, ट्रिक है और आंटी एफबी। यहां पे मतलब क्या है, और से वर्ड है ऑर्किड, आंटी से आंट्स, एफ से फिशेस, और बी से बीटल्स। ठीक, इनका नंबर हमें याद रखना है। तो नंबर देखो सिंपल है, 20,000 स्पीसीज, 20,000 से ज्यादा, मोर देन, ठीक, 28,000 और 3,00,000, इतनी इनकी स्पीसीज है। तो मेरे साथ बोलो ट्रिक, और आंटी एफबी, ऑर्किड, आंट, फिशेस, बीटल। 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 3,00,000, ये इनके डाटा है। 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 3,00,000। तो हमें इनके नंबर याद रखने। ये क्या है, इनकी स्पीसीज। ऑर्किड की लगभग कितनी स्पीसीज पाई जा रही है, 20,000। आंट की लगभग लगभग 20,000 से ज्यादा, आंट्स की 20,000 से ज्यादा, फिशेस की 28,000, बीटल्स की 3,00,000। तो ये स्पीसीज कुछ डाटा दिए गए हैं जो हमें याद रखना जरूरी है। पूछा जा रहा है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये बायोडाइवर्सिटी कहां से रही है, इनका क्या रीजन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखना जरूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए यही पैराग्राफ की रीडिंग देखते हैं। कह रहा है इफ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट, कह रहे हैं कि अगर कोई एलियन आ जाता है डिस्टेंट गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी से, विजिट अवर प्लैनेट अर्थ, अगर हमारे अर्थ में घूमने आ जाए, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड द प्रोबेबली द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ। तो वो ये देख के आश्चर्यचकित रह जाएगा कि हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, लाइफ की तरह तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। इवन फॉर ह्यूमंस the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। कह रहे यहाँ तक कि ह्यूमन भी देख के आश्चर्यचकित रहेंगे, ह्यूमन भी सोचते रहेंगे कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे आसपास पाई जा रही, कितने सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं हमारे आसपास। द कॉमन मैन would find it hard to believe that there are more than
20,000 स्पीसीज, मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स। अभी हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी और आंटी एफ डी, तो ऑर्किड कितने आए थे हमारे, यहीं पे साइड में चाहो मेंशन कर लेना। ऑर्किड्स कितने थे हमारे 20,000, आंट्स कितनी थी मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा थी, मोर देन 20,000। और आंटी एफ यानी कि फिशेस, फिशेस कितनी थी 28,000। और बीटल 3 लाख। इतनी स्पीसीज थी, तो ये यहीं साइड में नोट कर लो और इनको हमें चीजों को याद करना है। तो अब देखो, तो ट्रिक याद रखोगे चीजें याद बनी रहेंगी। तो ट्रिक क्या थी, और आंटी एफ डी, अरे यार कॉमन चीज है, और आंटी एफ डी यूज कर देंगे। तो और से ऑर्किड 20,000, आंट से आंटी से आंट 20,000 से ज्यादा, एफ से फिशेस हमारी कितनी थी, फिशेस का नंबर हमारा रहा है 28,000 और बीटल 3 लाख। तो यही कह रहा है कि फिशेस का नंबर आर्ट्स का नंबर मोर देन 20,000, बीटल का नंबर 3 लाख, 28,000 फिशेस हैं और 20,000 हमारी ऑर्किड है। कह रहा है इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजिस्ट क्या जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी। उन्होंने कई बार मतलब डाइवर्सिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन मतलब रिसर्च करते कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों आ रही है, क्या चीजें हैं, क्या रीजन है इसका पीछे, तो यही सब कुछ क्वेश्चंस है। कह रहा है व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, इतनी ज्यादा स्पीसीज क्यों है, हम कह सकते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता रहा है टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम, जिसके कारण हमारी क्या है न्यू स्पीसीज बनती रही है। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री, क्या हमेशा रही, नहीं, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऊपर वाले का, इवोल्यूशन। नेक्स्ट, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, कैसे आया भाई, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, टेम्परेचर रीजन और या फिर डीएनए में म्यूटेशन वगैरह हुआ, इन सब इसका भी आंसर इवोल्यूशन भी हो सकता है। कह रहा हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, टू प्रोवाइड बैलेंस या टू मेक इट हेल्दी, टू प्रोवाइड बैलेंस और टू मेक हेल्दी, इतनी चीज हो गई। कह रहा है वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंट इट इफ द डाइवर्सिटी वाज लेस, कह रहा है कि अगर क्या कुछ फंक्शन पड़ेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि अगर डाइवर्सिटी कम हो जाए, जाहिर सी बात है। अगर अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, डियर हट गए थे तो इफेक्ट नहीं पड़ा था क्या, तो अगर कोई भी हटेगा तो फर्क पड़ेगा। हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बहुत है अभी चीजें हम लोग चैप्टर में देखेंगे। भाई मेडिसिन मिल रही है हमें, क्रॉस मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हम सब कुछ किससे निकाल रहे हैं, प्लांट्स की हेल्प से, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लांट्स की तो डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो कह रहा है बायोडाइवर्सिटी, चलिए पहले आइए इधर थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अगर बात की जाए ये जो वर्ड था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दिया था, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है एडवर्ड विल्सन, इन्होंने इसके बारे में बताया था, एडवर्ड विल्सन। ठीक, ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, ये इनकी फोटो लगी हुई है आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर एक हम लोगों ने एक जनरल चीज ली है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी बनती कैसे है, अगर हम लोगों ने ये सेल वाले चैप्टर में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, भाई जाहिर सी बात है ये बेसिक यूनिट होते हैं एटम की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल फिर मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, और फिर ये मिलके बनाते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है जाके ऑर्गेनिज्म। और जब कई सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के कई सारे ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते तो बनती है एक पॉपुलेशन, और फिर पॉपुलेशन कई सारी पॉपुलेशन यानी कि कई सारे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कंबाइन हो जाए, जैसे प्लांट्स की भी पॉपुलेशन, प्लांट्स में भी नीम की पॉपुलेशन हमने ले ली, मैंगो की पॉपुलेशन ले ली, ह्यूमन की पॉपुलेशन ले ली, डॉग की पॉपुलेशन ले ली, वो सब मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, बायोटिक कम्युनिटी, और ए बायोटिक रिलेटेड टू नॉन लिविंग। तो ये सब मिलके फिर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलके कई सारे बनाते हैं बायोम, और बायोम मिलके हमारा पूरा बायोस्फीयर यानी कि अर्थ बनाते हैं, बायोस्फीयर यानी कि लाइफ का स्फीयर, लाइफ का गोला, दैट इज अर्थ। इतने क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इससे पहले आइए थोड़ा सा हम लोग बुक को देखते हैं।
इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल। कह रहे स्पीसीज लेवल पे ही नहीं है, मतलब कि केवल कुछ जैसे हमने कहा डॉग में केवल पाई जा रही ना, ऐसा नहीं है, बट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पे पाई जा रही, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स, यहां तक कि सेल से लेके बायोम लेवल तक में पाई जा रही है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, तो इन्होंने ये चीजें दी थी टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स, उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। अब तीन डाइवर्सिटी को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो इनमें कंफ्यूजन बनी रहेगी। अगर बात की जाए डाइवर्सिटी, तो हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल। अब जेनेटिक वर्ड जो है इसको बहुत ध्यान से समझो। एक ही मान लो तुमने उठाया, एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उठाया, उसकी जितनी आपस में वेराइटीज है, जैसे अभी हमने एक डॉग का एग्जांपल लिया था, डॉग हमने कहा जर्मन शेफर्ड भी, डॉग हमने कहा अभी जैसे तुमला बुलडॉग भी, डॉग तुम्हारा डाबरमैन भी, और भी डॉग तुम्हारे तरह तरह की ये स्पीसीज आए डॉग में आ रही। तो ये सारी क्या है, डॉग की स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही पर्टिकुलर की कई सारी स्पीसीज, कई सारी वेराइटी होना, ये चीज किसमें आएगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक एग्जांपल दिया गया है बुक में, राउवुल्फिया वोमिटोरिया। राउवुल्फिया वोमिटोरिया ये हिमालयन साइड में पाई जाती है। इसकी अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से, ये रिजर्वाइन है, इसकी अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से चीजें आती हैं। देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये हमारे प्लांट्स हिमालयन साइड के दिखाए गए हैं, कौन से, राउवुल्फिया वोमिटोरिया। अब देखो एक है जिसमें एक प्लांट से रिजर्वाइन मिल रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2.5 मिलीग्राम पर ml, 30 ml का, ठीक है। और वहीं पे अगर हम नेक्स्ट कंपेयर करते हैं तो राउवुल्फिया वोमिटोरिया एक में देखो 5.5 मिलीग्राम पर ml मिल रहा है और एक में वहीं पे 2.5। तो ये चीज क्या डाइवर्सिटी, देखो लीड्स में भी हमें क्या वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन है क्या दोनों, राउवुल्फिया वोमिटोरिया एक ही मतलब प्लांट है, लेकिन उनमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अभी हमने डॉग का एग्जांपल लिया, डॉग वाला बहुत जल्दी समझ जाओगे भाई, हम लोग जल्दी ह्यूमन और एनिमल्स वगैरह जल्दी समझ लेते, प्लांट समझते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा सा स्लो रहता है। तो भाई राउवुल्फिया वोमिटोरिया का केस था, राउवुल्फिया वोमिटोरिया ने क्या है अलग अलग पोटेंशियल के, इसकी पोटेंशियल कम है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, एक ml में 5.5 मिलीग्राम है और ये एक ml में 2.5 मिलीग्राम है, तो अलग अलग पोटेंशियल की चीजें हैं। तो अलग अलग पोटेंशियल के रिजर्वाइंस हमें अलग अलग प्लांट से मिले, मतलब क्या है कि उनमें कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी है, कहीं ना कहीं उनमें क्या है डाइवर्सिटी है, इतने इसलिए है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल था, राउवुल्फिया वोमिटोरिया का। अब कुछ डाटा में और है जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए, तो उनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। देखो ट्रिकी वे में थोड़ा सा हमने बताया है, राइस ये सब क्या है, हमारा राइस दिख रहा है, राइस की बहुत सारी वैरायटी इंडिया में सुना हो, बासमती सुना है और वो जाने कौन कौन से आते हैं, हर मतलब स्टेट वाइज चीजें बदलती रहती हैं। तो राइस की वैरायटी कितनी है, तो राइस को हम लोग ऐसे बताते हैं, बीज होता है ऐसे बनाते हैं, वैरायटी। तो वैरायटी की कितनी उंगली है, दो है, याद रखो राइस की वैरायटी कितनी है, 2 लाख। राइस की इंडिया है 2 लाख वैरायटी, किसकी, राइस की। और स्ट्रेन कितनी है, स्ट्रेन मतलब उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, तो 50,000 स्ट्रेन है। तो हमें याद रखना है, देखो पैटर्न थोड़ा सा फनी वे में बनाया है, तो इसको चीजों को हमें याद भी रखना है। तो अब कैसे याद रखोगे, तो फनी वे में याद रखने का तरीका है, जैसे मैंने वी और ये वी, इसको फोकस में रखो। वैरायटी कितनी है, वैरायटी का वी 2 लाख। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का 5 याद रखो, तो कितनी है 50,000 स्ट्रेन। तो राइस का है इतनी चीजें, इतना क्लियर। एक डाटा और है, मैंगो, भाई सबका फेवरेट होता है मैंगो। मैंगो कहते हैं एक नंबर फल का, फलों का राजा एक नंबर है कौन, मैंगो। कितनी है वैरायटी, एक, 1,000। कितने चीज क्लियर है, 1,000 वैरायटी है किसकी, मैंगो की। लंगड़ा, चौसा और वो जाने मलियावादी कौन कौन सी तो वैरायटी आती है, देखो कुछ यहाँ पे भी इंडिकेट करी है, तो बहुत सारी वैरायटी आती है। तो कितनी इंडिया में, वो अगर बात करी जाए, आम जो है एक नंबर फल है, एक फलों का राजा है, एक नंबर है, कितनी वैरायटी है, 1,000 वैरायटी है, इतनी चीज क्लियर। आओ एक बार एनसीईआरटी में भी देखते कुछ और नया बताया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। कह रहे हैं अगर जीन्स के लेवल पे देखी जाए तो एक ही स्पीसीज की पर्टिकुलर चीजें कई सारी डिफरेंट हो सकती है। जैसे अभी हमने डॉग का एग्जांपल लिया, है तो डॉग एक स्पीसीज, लेकिन उसमें अलग अलग वेरिएबिलिटी है ना, तभी तो डॉग अलग अलग इतने मतलब अब लोग वैरायटी होते, तभी कोई कॉस्टली आ रही, कोई सस्ती आ रही, किसी की वैल्यू ज्यादा, किसी की वैल्यू कम है।
तो कह रहा है सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। जैसे मान लो यहाँ पे डॉग थोड़ा सा अलग देखने को दिख रहा है, पहाड़ में चले जाओ तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बल्कि टाइप, तो वहां पे अलग है। तो वैरायटी क्या है, अलग अलग, और उसका दिखने में भी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज यानी कि एरिया के हिसाब से भी चीजें बदलती रहती है। द जेनेटिक वेरिएशन सोन बाई द मेडिसिनल प्लांट राव वुल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन पहाड़ साइड हिमालयन, तो डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म ऑफ द पोटेंशियल यानी कि वर्क करने की एबिलिटी जो है वो अलग अलग है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल, अभी हम लोगों ने देखा था एक में 5.5 मिलीग्राम पर आया था पर एमएल और एक में 2.5, तो अलग अलग थी। तो कह रहा है कंसंट्रेशन अलग अलग आई थी एक्टिव केमिकल रिजर्पाइन की दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस, जो भी प्लांट ने प्रोड्यूस किया था। फिर नेक्स्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राइस की स्ट्रेन कितनी थी, 50,000। तो वैरायटी तो दी नहीं, वैरायटी दी गई है बायोटेक्नोलॉजी में, लास्ट पेज में दी गई है। तो वैरायटी कितनी है राइस की, 2 लाख। स्ट्रेन कितनी है, 50,000। अगर बात की जाए मैंगो की, मैंगो कितनी वैरायटी है, मैंगो 1 नंबर फल है, 1,000 वैरायटी। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कहां पे स्पीसीज ज्यादा पाई जा रही है, कहां पे स्पीसीज कम पाई जा रही है। इतनी चीज क्लियर। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं। आओ भाई आओ, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये हमारा क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी का। अगर हम बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, लिख दे जिससे कंफ्यूजन ना रहे। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेयर स्पीसीज नंबर आर, वेयर स्पीसीज नंबर आर हाई एंड वेयर आर लो। तो एक्चुअली ये चीज कंपेयर करी गई है। तो अभी हम लोग देखेंगे इंडिया का, जैसे अगर हम लोग साउथ साइड बनाए तो इस तरह से आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये वाला रीजन कौन सा कहलाएगा, आप बता सकते हो, पढ़ा हो, ये वाला रीजन वेस्ट कहलाता है और ये वाला ईस्ट। तो ये वेस्टर्न रीजन है और ये वाला ईस्टर्न रीजन है। तो अब बात आती डाइवर्सिटी कहां पे ज्यादा आएगी, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये रही हमारी बेहतरीन डाइवर्सिटी को कुछ दिखाने की चीजें कोशिश की है। अब देखो वेस्टर्न साइड जो है एक्चुअल होता क्या है कि क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, और क्लाउड्स वगैरह जो आते हैं तो वेस्टर्न साइड अच्छी रेनफॉल होती है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड में क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा पाई गई। हम लोगों ने देखो इसीलिए डायग्रामेटिक जो चीजें ली है देखो वेस्टर्न साइड में ज्यादा बनाए जिससे चीजें देखो, एक चीज होती है पिक्चर दिमाग में बहुत क्लियर बनी रहती है, इसीलिए ज्यादातर चीजें पिक्चराइज करने की कोशिश की है। पिक्चर मेमोरी में बनी रहेंगी, तो एक दो बार इसको नोट्स देखते रहोगे तो चीजें दिमाग में बनी। भाई वेस्टर्न घाट बारिश ज्यादा हो रही, बारिश ज्यादा हो रही है, यानी बढ़िया चीजें मिल रही है, तो बढ़िया फॉरेस्ट होंगे, बढ़िया फॉरेस्ट होंगे तो स्पीसीज भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो वेस्टर्न साइड में हमारी जो चीजें वो ज्यादा पाई गई, यानी कि वेस्टर्न साइड में स्पीसीज ज्यादा पाई गई इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न साइड में देखो लिखा भी है ड्राई फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे, लेकिन क्या है देखो ये एक तो यहाँ पे क्या पता है हिमालयन, मतलब हिमालयन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पहाड़ी माउंटेन टाइप की रेंजेस वगैरह पाई गई, जिसकी वजह से मतलब और ज्यादा क्लाउड जो है वो अच्छे से रेनफॉल करवा पा रहे थे, और जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छी डाइवर्सिटी पाई गई। इतनी चीज क्लियर। आइए थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट बुक से। species diversity. क्या diversity at species level? For example, Western Ghats have a greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. भाई वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस का नंबर क्या पाया गया ज्यादा, और चाहो तो देखो हाँ ये चीज मैंने बोली भी नहीं, ये सब जितने भी बने ये सब क्या है एम्फीबियंस ही है। तो एम्फीबियंस का नंबर यहाँ पे क्या है ज्यादा। तो डायग्राम देखो 1 2 3 4 5 6 बने, यहाँ 2 ही बनाए हैं। तो वेस्टर्न घाट यहाँ से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, वेस्टर्न घाट has more amphibians in compared to ईस्टर्न घाट। इसके नोट्स जो है यही चीजें हैं, यही रिवाइज करो बार बार, वही बेटर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारा लास्ट आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है भाई, इकोलॉजी के बेस पे, यानी कि जैसे कहीं पर टेम्परेचर वगैरह मायने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर हम बात करें अपने इंडिया में डाइवर्सिटी अच्छी पाई जा रही है। इंडिया में आप सोचिए डिसर्ट भी पाया जाता है, राजस्थान। इंडिया में हमारे पास कोल्ड माउंटेन्स वगैरह भी हैं,
कश्मीर साइड वगैरह बहुत ठंडी एरिया, ठीक है, ग्रासलैंड वगैरह भी है, और चीज़ें हमारे पास कोस्टल एरियाज भी है, यानी कि समुद्री एरिया वगैरह, थोड़ा बहुत हमारे पास वेटलैंड्स वगैरह भी, यानी कि दलदली भूमि वगैरह भी, ये सारी चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा इंडिया जो है वो बहुत हेल्दी है डाइवर्सिटी में इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज कहते ऐसे कंट्री जहाँ हर समय बर्फ ही बनी रहती है, हर समय जहाँ पे बर्फ बनी रहती है, जैसे नॉर्वे वगैरह भी उन्होंने दिखाया भी, चलो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये डाइवर्सिटी क्या है एक्चुअल, ये डाइवर्सिटी की कितनी ज्यादा इकोलॉजी, कितनी ज्यादा इकोलॉजी वेरिएबिलिटी आप क्या पाई जा रही है, क्या डिजर्ट्स हमारे पास, जैसे डिजर्ट्स भी है, एस्चुरी भी है, वेटलैंड्स भी है, ग्रासलैंड भी है, कोस्टल एरियाज भी है, लेकिन एल्पाइन मेडोज भी है हमारे पास, देखो सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी कंट्री हैं जिनके पास एक ही दो टाइप की है। तो कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजी की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया की हेल्दी है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आइए देखते हैं। अब ये एक इन्होंने बताया स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होता है, देखो ये चीज थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि जब एक बार कोई वॉर और हुआ था, तो उस दौरान क्या किया था, कुछ छोटे छोटे मतलब कंट्रीज थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को सेफ रखने के लिए काफी छोटे छोटे जो देश थे वहां के कंबाइन होकर उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया कि अगर कोई भी हम पे आक्रमण करेगा तो हम सब एक साथ उस पर अटैक करेंगे। तो उन्होंने जो ग्रुप बना लिया, तो वो उस ग्रुप को ही एक्चुअली क्या कहा गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे वगैरह ये फेमस है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, लेकिन हमारी बुक में कौन सा दिया गया है, नॉर्वे दिया गया। तो ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के पास तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री की कंपैरिजन में काफी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। जैसे इंडिया के पास हमारा देखो बेहतरीन ये चीजें भी सब पाई जा रही है अगर कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के पास माउंटेन है, माउंटेन से निकलती हुई मतलब बढ़िया रिवर वगैरह भी है। कहीं ना कहीं हमारा इंडिया चीजें शो कर रहा है कि इंडिया हमारा जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे एरिया में आता है जिसके पास डाइवर्सिटी हेल्दी है। इंडिया के पास हमारे डिजर्ट भी है। कौन सा डिजर्ट है, सहारा कि थार, सोचो, राजस्थान में। डिजर्ट के बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी है। रेन फॉरेस्ट आपको अच्छे रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आप उत्तराखंड वगैरह में जाएं तो आपको अच्छे रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। रेन फॉरेस्ट के बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। उसके बाद नेक्स्ट कोरल रीफ्स भी है। कोरल रीफ्स क्या होता है बता दे रहे हैं, जो इकोसिस्टम अंडर वाटर पाया जाता है मोस्टली मैराइन वगैरह में, तो वो कहलाता है कोरल रीफ्स। हमारे पास वेटलैंड भी है। वेटलैंड कहने का मतलब दलदली भूमि टाइप की। हमारे पास एस्चुरी भी, कितनी बढ़िया व्यू लग रहा है। एस्चुरी क्या होता है एक्चुअली, जहां पे छोटी नदी मिल रही होती है आके समुद्र से, स्मॉल रिवर मिल रही होती है आके किससे, समुद्र से, तो वहां पे ये सीन बनता है एस्चुरी। बड़ा ही ब्यूटीफुल सीन है एस्चुरी। एल्पाइन मेडोज, हमारे कश्मीर वगैरह में ये सब चीजें अभी बनने वाली हैं, टाइम हो रहा है दिसंबर में, ये सब चीजें खूब बेहतरीन देखने को मिलती हैं, घूमने वाली। सी, तो हमारे इंडियन के आसपास इंडियन सी वगैरह ये सब चीजें भी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी क्या थी, इंडिया के पास हैं, लेकिन अदर कंट्रीज जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री वगैरह जो है उनके पास नहीं है। तो आइए देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कह रहा एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डिजर्ट, कह रहा इंडिया के पास डिजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी है, एस्चुरी भी है, एल्पाइन मेडो यानी कि ठंडे मैदान वगैरह भी हैं, हैव ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो और भी कंट्रीज है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्जांपल दिया नॉर्वे। तो एक्चुअली है क्या, नॉर्वे वगैरह में ज्यादातर बर्फ बनी रहती है, ठंडा ही बना है, पता चले वहां टेम्परेचर सही हो ही नहीं रहा है, तो क्या भाई, तो अपने यहाँ क्या है, थोड़े में ठंडा है, थोड़े में गर्म है, थोड़े में कैसा है, थोड़े में कैसा, तो सब टाइप की थोड़ा थोड़ा बटा हुआ। तो इसलिए हमारा इंडिया जो है एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्रीज में आता है। इतना चीज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन। कह रहे जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, मिलियंस लाखों साल लग गए बनने में, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन हम लोग देखते हैं, इवोल्यूशन ऐसा नहीं है आज का कल इवोल्यूशन हो गया ना, इवोल्यूशन होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो कह रहा है मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए हैं इस इवोल्यूशन को होने में। कहीं ना कहीं आप खुद देखिए, एक अर्थ, कहीं ना कहीं चीजें जो हम लोगों ने ये शो करने की कोशिश की है, कितने साल में देखो हुआ है, 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन साल पहले मतलब अर्थ ऐसी थी, फिर 100 मिलियन में ऐसी हुई, फिर 50 मिलियन, और फिर वो अच्छा ऊपर इधर 600 मिलियन, 500 मिलियन, 400, 300, 200, 100, 50, और तब जाके आज ऐसी हुई है जिसमें वाटर है। पहले देखो चीजें हम लोग कोई इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं थी, धीमे 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 चेंजेस हुए। तो कह रहा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इनको
चेंज होने में, तब जाके आज इस पे लाइफ पॉसिबल हो पाई, तब जाके हम इतनी डाइवर्सिटी जो है अर्थ पे देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी के बीच में हुआ क्या है, बहुत सारे हजार्ड्स भी हुए हैं, जैसे डायनासोर्स वगैरह गायब हुए, तो ये सारी चीजें भी दिखाई गई, आग वगैरह भी फॉरेस्ट में लगती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी को लोगों ने शो करने की कोशिश की है कि हेल्दी बायोडाइवर्सिटी हमारी चीजें हैं। देखो कहीं ना कहीं पांडा है, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो गई है, पैरेट वगैरह है, कहीं ना कहीं एक नेचर अच्छा ब्यूटीफाई देखने की कोशिश की है। इसके अलावा बात की जाए आजकल, लेकिन है क्या, इंसान स्वार्थी है, इंसान सेल्फिश है, फॉरेस्ट काटा जा रहा है, भाई फॉरेस्ट काट रहा है तो ये एनिमल्स भी कहाँ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रही। तो कहा जा रहा है लगभग लगभग इन लेस देन 200 ईयर्स, यानी कि 200 से कम सालों में वी कैन लूज ऑल द वेल्थ, और सारी वेल्थ हमारी लूज हो जाएगी, और सब क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, केवल ये जमीन रह जाएगी, ना इंसान रह जाएगा ना कुछ रह जाएगा, यानी कि हमारी टोटल बायोडाइवर्सिटी विल लूज। और बायोडाइवर्सिटी नहीं तो सीधी सी बात है, अगर एक भी गायब होगा तो तुम कहां से सर्वाइव कर लोगे। अगर सोचो प्लांट्स गायब हो जाए तो ना तुम्हारे पास ऑक्सीजन होगी, ना खाने के लिए कुछ होगा, तो फिर सर्वाइव कहां से करोगे। सबसे पहली चीज है ऑक्सीजन, वही नहीं है तो तुम रहोगे कैसे। तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बंजर हो जाएगा। तो अब ये एक बहुत चिंता का विषय बन गया है, जिसपे कई सारे कंट्री आपस में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चनाइज कर रहे हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए, कैसे इन प्रॉब्लम से बचे, कैसे हम अपने एनवायरमेंट को बचाएं, कैसे हम इन पे रोकथाम वगैरह, कैसे हम प्रिवेंशन, ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लेके कई सारी मीटिंग्स हुई, कई सारी मीटिंग्स हुई। तो अब मीटिंग्स वगैरह जैसे है, यूनेस्को है, यानी कि यूनेस्को एक ग्रुप है जो ये सारी चीजें देखता है, तो कह रहे कई सारी मीटिंग्स हुई जिसमें हम सारी चीजें देख रहे, कहीं ना कहीं कैसे भी हमारे एनवायरमेंट को बचाया जाए, कैसे कंजर्व करें हम नेचर को, कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचाएं, कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को बचाएं, कैसे बायोडाइवर्सिटी को सेव करें। तो इन सबको देखते हुए एक ग्रुप बनाया गया IUCN 2004 में, ठीक है। फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 में। और इन्होंने लगभग चीजें बताई कि अभी तक हम लोग कितनी स्पीसीज खोज चुके हैं, कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है, लगभग लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा। तो कहते हैं हम लगभग लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज जो है वो हम डिस्कवर कर चुके हैं। आइए देखते थोड़ा सा बुक की तरफ। कह रहा है इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो कह रहा है जो आजकल हम लोग अर्थ देख रहे थे, अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, तो कह रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं ये सारी चीजें आते हुए। तो कह रहा है टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन लेस देन 200 about 2 centuries if the present rates of species losses continue। कह रहे अगर लगातार जैसे बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है, अगर ऐसे ही होती रही तो लगभग 200 सालों में हम सब कुछ लगभग खो देंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यूज, आजकल एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसपे बड़े बड़े कंट्री आपस में लगे हुए इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस पे नए नए रूल्स बना रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं टू रियलाइज द क्रिटिकल एज biodiversity and its conservation are now the environmental issues of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance। कह रहे आजकल बहुत सारे देश इससे कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे ये क्रिटिकल प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके और लोग कहीं ना कहीं इसके लिए सेफ्टी पर्पज निकालें। कह रहे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑन दिस प्लेनेट, जिससे हमारा ये प्लेनेट जो है वो बना रहे, ऐसा ना हो कि 200 साल बाद लगभग लगभग प्लेनेट में पता चले ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, बस बंजर भूमि बची हुई है, यानी कि इनफर्टाइल सॉइल ही रह गई केवल। कह रहा है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर आर ऑन अर्थ, कह रहे लगभग लगभग कितनी स्पीसीज होंगी अर्थ में। कभी सोचा है हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा रिच है, हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा रिच है, तो कैसे काम चल रहा है, कभी सोची ये चीज, कभी नहीं सोची। तो अगर बात की जाए हमारी, भाई बहुत सारे साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कुछ ने कुछ फेंका, कुछ ने कुछ फेंका, कुछ आते बोलते 20 से 50 मिलियन होगी, कुछ बोलते कितनी होगी, कुछ बोलते कितनी मिलियन होगी भाई। लेकिन एक साइंटिस्ट आते रॉबर्ट ने, उन्होंने बताया था पहली बार थोड़ा सा उन्होंने चीजें डाटा लेके कि भाई जो स्पीसीज है उनका नंबर 7 मिलियन के आसपास है। और पता है हम लोग लगभग अभी हम लोगों ने देखा था कितने हो चुके हैं, लगभग लगभग 1.5 मिलियन के आसपास। तो कह रहे हैं सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एंड वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल रिकॉर्डेड सो फार, कह रहे कि हम कितनी स्पीसीज जान चुके हैं,
बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ। कह रहे बहुत सारी स्पीसीज है जिनके बारे में देखो भाई 100% हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होंगी न जाने जिनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं होगा, जिनके बारे में हमने डिस्कवरी की ही नहीं होगी, और वो हमारी खत्म हो चुकी, गायब हो चुकी है। इतनी चीज क्लियर है। और बहुत सी ऐसी हैं जो ऐसी ऐसी जगह पाई जा रही जहां पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे भाई। कहीं कहीं तो फॉरेस्ट ऐसे बने हैं कि दो पेड़ के बीच में गैप ही नहीं है, आप अंदर कैसे जाएंगे? उनके बीच में ना जाने कौन सी नई डायवर्सिटी, कौन सी नई स्पीसीज हो। तो कभी 100% तो हम खोज नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज फॉर इज लाइकली मोर देन 1.5 मिलियन। तो कहते हैं लगभग लगभग जो हमने स्पीसीज खोज ली थी 2004 में, 2004 का डाटा है, तो कह रहा कितनी है 1.5 मिलियन। वट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज। कह रहे लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी भी कितनी खोजी जाना बाकी है, ये अभी नहीं पता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, कह रहे एस्टिमेट जो लगभग बताते हैं अंदाज इतनी इतनी हो सकती है, वो सब बहुत ज्यादा अलग अलग डाटा आया है। कह रहा वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस, कहीं ना कहीं केवल हम लोगों ने पढ़ लिख के अंदाज ही लगाया है। तो कह रहा फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। कहीं ना कहीं ये जो एक पॉइंट है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाला, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हम एक अर्थ बनाते हैं, देखें अर्थ पड़ी हुई है शेप, अर्थ पड़ी नहीं है, चलो हम लोग अर्थ बना लेते हैं। मान लो ये अर्थ है, अब अर्थ है यार, इधर से देखते हैं यार पेन थोड़ा, और यहाँ पे हमारा पाया जा रहा है मान लो सन। ठीक है, तो हम लोग अर्थ को जोन्स में बांट रखा है। अर्थ को जोन में क्या, चलिए आइए देखते हैं। आज ये थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ज्योग्राफी में अगर देखें तो हम लोगों का ये जो बीचों बीच अर्थ में लाइन पास होती है क्या कहलाती है, इक्वेटर। इसके थोड़ा सा ऊपर एक ऊपर रह जाती है और एक नीचे रह जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक रेंज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये होता है, फिर इसके ऊपर और रेंज जाती है ये, अब इसको हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। तो ये वाला जो रीजन होता है, दो रेंज वाला 23.5 डिग्री तक जाता है, अभी चीजें देखेंगे। तो ये वाला कहलाता है हमारा क्या, ट्रॉपिकल, ये वाला पूरा। और इससे ऊपर वाला ये कहलाता है टेम्परेट पूरा। अभी नेक्स्ट में डायग्राम बाकायदा बना हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में लोग चीजें देखेंगे। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट इन पे पड़ रही है और डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहता है, जिसकी वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। लेकिन वहीं ना कहीं अगर टेम्परेट पे जाएंगी तो लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा ज्यादा, तो जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी वगैरह वीक हो जाएगी और उतना सारा टेम्परेचर नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेट में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी वगैरह नहीं पाई जाती है। तो अभी ओवरऑल हम लोग केवल शॉर्ट में देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल में हमारी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी इन कंपेरिजन टू टेम्परेट। रीजन हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो कह रहा है नेक्स्ट, स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोस्ट कंप्लीट इन टेम्परेट। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा जा रहा है, अब देखो टेम्परेट में अभी हम लोगों ने देखा ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज फिर बनेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा किसमें पाई जाएगी, ट्रॉपिकल में। तो हमें ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा ढूंढने के लिए, ट्रॉपिकल में, क्योंकि टेम्परेट में तो ज्यादा है नहीं, और टेम्परेट में ज्यादा नहीं है तो फिर हम डिस्कवरी भी इसी कर लेंगे। तो फिर हमें टेम्परेट में ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा किसमें खोजने की जरूरत है, नई स्पीसीज ट्रॉपिकल में। तो वो कह रहा है कि लगभग लगभग टेम्परेट वाले रीजन में तो ये वर्क कंप्लीट सा हो गया है, बहुत ज्यादा हमें नई वेरिएबिलिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा जो चीजें हमें नई नहीं मिलेंगी, लेकिन ट्रॉपिकल में हमें अभी भी बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। तो कह रहा है स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट एज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में काफी हम टेम्परेट में वर्क कर चुके हैं, कंसीडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में अभी भी बहुत सारी स्पीसीज वेट कर रही है, भाई मुझे भी खोज लो, मैं भी हूँ। ये काम कहाँ पे हो रहा है, ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल में अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जिनको अभी भी डिस्कवर करना बाकी है।
नेक्स्ट, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species, richness of an exhaustively studied group of insects, and ये सारी चीजें हटाओ. नेक्स्ट आओ, कह रहा है कि सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. अभी बताया था कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कह दिया स्पीसीज 20 से 50 मिलियन, कोई मतलब नहीं, उन्होंने कह दिया स्पीसीज होती 20 to 50 मिलियन, उन्हें नहीं माना. लेकिन पहली बार साइंटिफिकली थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा किसने दिया था? रॉबर्ट मे. देखो एक चीज कहीं ना कहीं अभी जो हम लोगों ने देखा था कि ये हम लोगों का क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर टेम्परेट जोन पाया जा रहा है. तो अभी हम लोगों ने कहा था ये चीजें हैं, तो 23 डिग्री जो आती हैं चीजें, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच में डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जा रही है. इसके ऊपर वाले रीजन जो है टेम्परेट कहलाते हैं. तो आइए थोड़ा सा इसी में मार्क करते हैं. ये वाले जो रीजन है यहां से लेके यहाँ के, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है ये हमारा कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन. ये है ट्रॉपिकल. इससे ऊपर वाला भी टेम्परेट और इससे नीचे वाला भी टेम्परेट. अब सनरेज डायरेक्ट इस रीजन में आती तो इसलिए यहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा इन कंपैरिजन टू दीज टेम्परेट एरियाज. नेक्स्ट, सम एक्सट्रीम एस्टीमेट. तो कुछ एक्सट्रीम एस्टीमेट थे, कोई बहुत ज्यादा क्लियर कट चीजें नहीं थी, जिसमें बताया गया कि चीजें जो है वो कितनी है, 20 से 50 मिलियन. मतलब स्पीसीज उन्होंने कह दिया कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज है, खोजते रहो. लेकिन बाद में रॉबर्ट में आते हैं और इन्होंने बताया कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें लगभग कितनी स्पीसीज है? 7 मिलियन है. 7 मिलियन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इस टाइम 1.7 to 1.8 मिलियन पे लगभग डिस्कवरी वर्क हो चुका है. अगर हम लोग क्लास 11th का डाटा देखें तो वहां पे सेकंड थर्ड पेज में डाइवर्सिटी में लिखा हुआ है कि हम लोग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है लगभग डिस्कवर कर आए. अभी इसमें भी शायद आएगा. अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इन्होंने कुछ डाटा दिखाए हैं प्लांट्स एनिमल्स को कंपेयर करते हुए. कहते हैं इतनी जो डाइवर्सिटी है इसमें कहते हैं कि कितने क्या पाए जा रहे हैं. तो कहते हैं अगर हम इस डाइवर्सिटी को नोटिस करें तो जितने भी आसपास हमारी डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो उसको अगर हम नोटिस करें तो उसमें 70% ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल. कितने? 70% से ज्यादा, बल्कि मोर देन 70% क्या है हमारे? एनिमल. तो ये हमने पाई चार्ट टाइप का बना रखा है जिससे चीजें याद है. तो यहां से अगर हम रिजल्ट निकालें तो 70% से ज्यादा, प्लस लगा, 70% से ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्या है? एनिमल्स. 22% प्लांट्स. तो बचे कितने रह गए? 8%. अब 8% में बहुत सारे आ जाएंगे. तो हमारे यहां से हमें चीजें क्या क्या याद रखनी है कि अगर हम पूरे कंपेयर करते हैं चीजें, अगर हम कंपेयर करें पूरे ऑर्गेनिज्म को, यानी कि पूरे इकोसिस्टम को कंपेयर करें तो हमें 70% से ज्यादा, मोर देन 70% से ज्यादा हमारे पास क्या है? एनिमल्स. प्लांट्स कितने हैं? 22%. और उसके अलावा अदर उन्होंने अदर लिखा ही नहीं है तो हम लोगों ने लिख दिया अदर. एक चार्ट बनाया तो कितने हो गए? 8%. ये किसके बारे में था? जब हम लोगों ने होल ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया. करें लेकिन अगर हम सिर्फ एनिमल्स को कंपेयर करें, मतलब हमने अब ऑर्गेनिज्म हटा दिए तो हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं तो हमने एनिमल्स उठाए और एनिमल्स को जब कंपेयर किया तो एनिमल्स में कहा कि एनिमल्स के 70% जो है 70% इंसेक्ट. याद ही हो अगर तो हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी किंगडम आर्थ्रोपोडा, वो किंगडम क्या गया, किंगडम एनिमलिया में एक फाइलम पढ़ा था हम लोगों ने, आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा जो थे उसमें हम लोग पढ़ते थे लार्जेस्ट फाइलम. लार्जेस्ट फाइलम क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात खुद सोचो, इंसेक्ट कितने हैं? 70% एनिमल में. यानी कि हर 7 इंसेक्ट, अगर हम 10 एनिमल उठाते हैं रैंडमली तो उन 10 में से 7 एनिमल कौन से होने के चांस है? इंसेक्ट. इतना ये क्लियर है? देखो एक ये चीज है, एक रैंडमली 10 एनिमल उठाए गए तो उसमें से 7 कितने निकल आए? इंसेक्ट. तो वही कह रहा आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट. तो हर 10 एनिमल्स में से हमारे 7 क्या निकल आएंगे? इंसेक्ट्स निकल आएंगे. नेक्स्ट, फिर एक डाटा बताया गया. अगर बात की जाए, अच्छा चलो थोड़ा सा चीजें हम लोग पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में कितने ग्रुप आते हैं? 5 आते हैं. फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स. 5. पता है फंजाई की स्पीसीज इनसे ज्यादा थी, बस चिड़िया उड़ गई बीच में. चिड़िया उड़ गई बीच में. फंजाई का नंबर बहुत ज्यादा था. किनसे? अगर हम बात करें यहाँ पे चलो, नंबर ऑफ फंजाई जो थे वो बहुत ज्यादा थे. किनसे?
फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल। देखो सीक्वेंस याद रखना, चीजें आसान बनी रहेंगी। यही सीक्वेंस हम लोग 11th में भी यही पढ़ते थे। फिशेस, देन एम्फीबियंस आता था, देन रेप्टाइल्स आता था, देन बर्ड्स, देन मैमल्स। तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। तो याद रखो फंजाई का नंबर ज्यादा है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल। बस फर्क क्या है, बर्ड उड़ गई। यानी कि किससे, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या है, फंजाई का नंबर ज्यादा है फिशेस से, एम्फीबियंस से, रेप्टाइल से और मैमल्स से। इतना क्लियर। तो यहीं पे देखो एक चीज दिखाई है कि फंजाई जो है, फंजाई का नंबर ज्यादा है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल। और बर्ड जो थी वो बर्ड क्या हो गई, उड़ गई, यानी कि बर्ड काउंट नहीं होगी। तो ओवरऑल हम बोल देते हैं कि फंजाई का नंबर ज्यादा होगा फिशेस से, एम्फीबियन से, रेप्टाइल से और मैमल से। तो कह रहा है द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो कंबाइंड जो टोटल है स्पीसीज किसका, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स, इनसे ज्यादा किनका है, फंजाई। इतना इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑफ यहाँ पे आते हैं। कैन आई लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी। कैन अर्थ बायोडाइवर्सिटी का लिए हम कुछ अच्छी चीजें, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं जो आपने कभी गौर नहीं की होंगी। कह रहा है ऑन करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरी, मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। क्या जितनी भी एनिमल्स, मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म खोजे गए उनमें 70% एनिमल। भाई क्यों, एनिमल मूविंग करते हैं, प्लांट मूव करते नहीं है, तो हमने एनिमल जो है वो जल्दी खोज लिए गए। तो कहते हैं जितने भी हम जानते हैं, जितनी भी स्पीसीज खोजी गई उसमें 70% क्या है, एनिमल, 22% क्या है, प्लांट, बाद बाकी बचे हुए। More than 70% of the all the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, भाई हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, एनजीओ, ये सब चीजें जो है वो कितना बना रही है, कंप्राइज नो मोर देन 22%, लगभग लगभग 22% है, 22 से ज्यादा नहीं है। एमंग एनिमल्स, कह रहे अगर हम एनिमल्स में बात करें तो इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो सबसे ज्यादा एनिमल्स में कितने हैं, 70% इंसेक्ट ही, तो सबसे ज्यादा एनिमल्स में क्या पाए गए, इंसेक्ट। कह रहा है मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, तो टोटल एनिमल का 70% से ज्यादा कौन बना रहे हैं, इंसेक्ट। कह रहा डेट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। तो हर 70 में से 10 वो 70% है, तो हर 10 में से 7 जो है वो क्या है, इंसेक्ट। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन। कह रहा हम ये चीजें कैसे समझाएं, तो भाई सीधी सी चीज है वो हम समझ सकते हैं। अगर एक ऐसे ही 1000 में कितने होंगे, 7 होंगे, बात करते हैं। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फंजाई का नंबर ज्यादा था, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड उड़ गई थी, मैमल। तो इनकी स्पीसीज है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स की स्पीसीज से ज्यादा नंबर किसका आया था, हमारा फंजाई का। तो कह रहा है ये चीजें फिशेस, ये सारी डाटा हो गया। अब ये कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, चार्ट्स को भी याद करेंगे, चार्ट्स हमें याद ही करने पड़ेंगे। अब ओवरऑल चार्ट आ गए हमारे पास। चार्ट याद कैसे रखे जाए, तो देखो कुछ तो हम ट्रिकी वे में बता देंगे, कुछ चीजें आपको भी याद करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, अभी हमने कही थी सीक्वेंस याद रखना। चलो लाइट ही चली गई, ब्रेक करते हैं। अब हम यहाँ पे हमें ये फ्लो चार्ट याद करने हैं। अब ये फ्लो चार्ट मतलब ये पाई चार्ट बने हुए, ये कैसे याद रखेंगे, तो इनको याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक्स टाइप की बता रहे हैं। ट्रिक क्या, अभी एक्चुअली हम लोगों ने सीक्वेंस कहा था याद रखने को, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स का। तो देखो यहीं से शुरुआत करो, ऊपर से पकड़ो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे यहाँ पे याद रखो CMI, ट्रिक याद रखो CMI, CMI से क्रस्टेशियंस, मॉलस, इंसेक्ट। इंसेक्ट देखो सबसे बड़ा है तो याद रहेगा, तो उससे ऊपर वाला मॉलस, उससे ऊपर वाला क्रस्टेशियन, उसके ऊपर वाले में हमने रख रखे हैं अदर। तो इस तरह से चाहे याद रख लो, OCMI, OCMI, हम लोग नहीं बोलते थे OCMI, तो O से अदर, फिर क्रस्टेशियंस, फिर मॉलस और फिर इंसेक्ट्स, इस तरह। अब बात आती है ये वाली, तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फंजाई का नंबर बहुत ज्यादा है, तो फंजाई एक लेफ्ट में है और एंजियोस्पर्म राइट में है। एंजियोस्पर्म भी बहुत सारे ऐसे, बहुत हम लोग जो ज्यादातर प्लांट्स देखते हैं वो सब फूल वाले देखते हैं, तो एंजियोस्पर्म भी बहुत ज्यादा, फंजाई भी बहुत ज्यादा है। और अब ये याद रखा है, ऊपर हमारा FM है, नीचे AL है। अब चाहे इसको कैसे भी याद, ये वाला ओवरऑल थोड़ा सा याद रखना, लेफ्ट में फंजाई है, राइट में हमारा क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। ऊपर FM है यानी कि फर्न्स और मॉसेस वगैरह, और नीचे क्या है, एल्गी और लाइकेंस वगैरह। एल्गी याद है क्या होता है, एल्गी हमारा फंजाई, और एक वो एल्गी, हमारा एल्गी तो एक ग्रुप है इसमें, क्या नाम हमारा, प्लांट्स में,
एल्गी। अच्छा लाइकेन क्या होता है, लाइकेन पूछने जा रहे थे, बोल गए। लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंजाई का ग्रुप। तो चाहे ऐसे याद रख लो, फंजाई प्लस एल्गी लाइकेन आ जाता है। फिर एंजियोस्पर्म में ऊपर एफ है, हाँ सबसे बढ़िया ये रहेगा याद रखने के लिए। तो याद कैसे रखो, फंजाई और उसके बगल में है हमारा एल्गी, जो मिलके बनाएंगे बगल में लाइकेन। उसके उधर बड़ा ग्रुप है फ्लॉविक प्लांट्स का, ऊपर एफ है फंस और मॉसेस। लेफ्ट में हमारा मॉसेस है और फिर फंस है। इसको याद रखना है। तो ये 3 चार्ट है, ये आ सकता है एबीसीडी करके। तो हम लोगों ने पहले वाले में क्या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सबसे पहले फिशेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड और फिर लास्ट में मैमल्स। ऐसे सेम ओसीएमआई अदर क्रस्टेशियंस मॉलस्क इंसेक्ट। इतने क्लियर, आगे बढ़े। इसको चाहो तो देखो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते रहना, चीजें अपना कलेक्ट करते रहना, क्योंकि नोट्स यही है और यही चीजें रहेंगी। आप देखो एक चीज है, हम लोगों ने ये अभी जितनी चीजें देखी सब मल्टी सेलर की देखी, लेकिन यूनिसेलर यानी कि प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स सब यूनिसेलर, उनका क्या, उनकी डाइवर्सिटी कैसे आएगी भाई, उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम नेक्ड आई से पहली चीज तो देख नहीं सकते हैं। तो हम देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि अलग अलग स्पीसीज है या सेम, क्योंकि और दूसरी चीज उनको हमें स्टेन करना पड़ता है। तो मान लो 2 डिफरेंट चीजों में एक जैसा कलर आ गया तो भी हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहा है एस्टिमेटेड डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। कह रहा है हमें चीजें किसके बारे में नहीं मिलेंगी, प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स के बारे में हमें कोई एस्टिमेशन डाटा वगैरह नहीं मिल पा रहा है। देखो अब ये इतने छोटे छोटे होते हैं एक तो, और उसके अलावा कलर स्टेजिंग वगैरह में बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो कह रहा है द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। कह रहे हमारे पास अभी भी उतनी टेक्निक्स नहीं है, अभी भी हमारे पास उतने मेथड नहीं है कि जिनसे हम माइक्रोब्स की स्पीसीज को अलग अलग है या सेम है ये पहचान पाए। अभी भी इतने ज्यादा हमारे पास मेथड्स नहीं है प्रोकैरियोट्स के लिए। तो इसीलिए ये रीजन है कि सम स्पीसीज आर नॉट कल्चर। अब उसका कुछ रीजन ये भी है कि बहुत सारी स्पीसीज हम लैब में नहीं कल्चर करा सकते भाई, बीमारी वाली है तो लैब में जल्दी हम कल्चर नहीं कराएंगे, या फिर कुछ होती है उनको जो कंडीशंस चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी हम नहीं उनकी स्टडी कर पा रहे। मतलब ये रीजन बताना चाह रहा है कि क्यों हम प्रोकैरियोट्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो पहला क्या है, अभी भी इतनी टेक्निक्स नहीं है जिनसे हम उनको ग्रो करा सके, उनकी हम चीजें ऑब्जर्व कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें देखा था। तो कह रहा है क्या है, is that conventional taxonomic method are not suitable for identifying microbial species। उन स्पीसीज माइक्रोबियल स्पीसीज को पहचानने के लिए अभी भी हमारे पास उतने मेथड्स नहीं है। दूसरा, स्पीसीज जो है वो लैब में पूरी तरह से कल्चरेबल नहीं, मान लो उनको आर्टिफिशियली वो कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से एक ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, if we accept biochemical और molecular criteria for species, करें अगर हम बहुत सारे बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया अपना भी ले किसी स्पीसीज को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, डेलिमिनेटिंग का मतलब है डिस्क्राइबिंग। अगर मान लो हम स्टेनिंग कर रहे हैं, कोई एक पेंट लेके कर रहा है चीजें, तब भी कहीं ना कहीं चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस, क्योंकि उनकी सीधी सी बात है, अगर हमने अभी कर दिया स्टेनिंग ही अलग अलग कलर से कर दी तो हमें लगेगा अलग अलग चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी डाइवर्सिटी जो है वो मिलियंस में है, और कहीं भी अभी भी हमें 100% हम चीजें नहीं कर सकते भाई। खुद सोचो इतने छोटे हैं, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उनको लैब में इजिली ग्रो भी नहीं करा पा रहे, उनकी डाइवर्सिटी भी इतनी ज्यादा मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, स्टेनिंग करनी पड़ती, तो इतने ज्यादा मेथड है कि उनको पढ़ना हमारे लिए आसान नहीं है। उनकी डाइवर्सिटी काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल इतना ज्यादा नहीं है। पॉसिबल ऐसा नहीं कह सकते देखो पॉसिबल ही नहीं, ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन अभी के लिए हमारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अब एक डाटा दिया गया है, अब इससे पहले हम लोग बुक की रीडिंग देख लेते हैं। अब ये तो हम लोग जानते हैं इंडिया जो है वर्ल्ड में काफी बिग कंट्रीज मतलब लैंड के हिसाब से आता है। सबसे बड़ा तो हमारा कौन सा आता है, रशिया। तो लगभग 7वें नंबर पे हमारा इंडिया भी आता है। तो इंडिया के पास कह रहा है वर्ल्ड का लगभग कितना एरिया है, 2.4%। मतलब जितना भी वर्ल्ड का लैंड एरिया उसमें 2.4% किसके पास है, इंडिया के पास। और कह रहा है लेकिन बायोडाइवर्सिटी सिर्फ कितनी है, 8.1%, बट शेयर्स एन इम्प्रेसिव 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंटेज है, 8.1। अभी हम लोगों ने इसका रीजन भी अगर डिस्कस करें तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास देखो हर चीज हर टाइप के इकोसिस्टम पाए गए। डिजर्ट भी था तो डिजर्ट वाले भी पाए गए, ठंडा एरिया भी था भाई, नॉर्थ साइड कश्मीर साइड, तो हमें वहां पे अलग वैरायटी मिली, साउथ साइड हमारा अलग, ईस्टर्न साइड अलग। तो इतनी ज्यादा वैरायटीज हमारे पास, तरह तरह के इकोसिस्टम आए जिसकी वजह से तरह तरह की हमारे पास वैरायटी आई। तो इंडिया के पास एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी, तो कह रहा है एक इंप्रेसिव ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी पाएगी कितनी, 8.1%। तो ये डाटा में याद रखने, वर्ल्ड का हमारे पास कितना एरिया है, 2.4%, और
2.4 में अगर बात की जाए हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी है 8.1। इतना इज क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स, यानी कि यूनिसेलुलर के लिए स्टडी अभी नहीं हो पा रही, प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं हो पा रही। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट्स स्पीसीज देयर माइट बी। कह रहा है बायोलॉजिस्ट नहीं श्योर है कितनी ज्यादा हमारी प्रोकैरियोट्स से कितनी क्या उनके नंबर है, नहीं श्योर है। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए टैक्सोनॉमिक मेथड उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इतने ज्यादा मेथड नहीं है। एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, और बहुत सारी स्पीसीज उनमें से ऐसी है जिनको हम लैब में ग्रो नहीं करा सकते। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया अपनाएंगे फॉर डिस्क्राइबिंग स्पीसीज, डेलिनेटिंग का मतलब डिस्क्राइबिंग, उन स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के लिए, देन द डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो किसमें चली जाएगी, मिलियंस में। Although India is only 2.4% of the bird's land area, बर्ड का हमारे पास कितना एरिया आ रहा है 2.4%। सबसे बिग कंट्री लैंड के साथ अभी रशिया है, इंडिया हमारा 7 नंबर पे आता है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9। 2.4% एरिया किसका है हमारे पास, इंडिया का। और कह रहा है डाइवर्सिटी कितनी है 8.1%। इतना चीज क्लियर है। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2.4% लैंड एरिया है और हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी है 8.1%। इतना चीज क्लियर। आगे बढ़े। इंडिया, इंडिया का एक नाम भारत, शुरू से हमारा नाम भारत रहा है, तो बाद में नाम इंडिया हो गया। अगर बात की जाए भारत की तो याद रखो बा से भारत, बा से 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक है। टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज कहे जाते हैं जिनमें से हमारा इंडिया एक है, प्राउड की बात है। बा से भारत, बा से 12 मेगा डाइवर्सिटी, और बा से याद रखो 1200 ही वर्ड्स हैं यहाँ पे। कितनी 1200 वर्ड्स इंडिया में अगर बात की जाए तो 1200 वर्ड्स की स्पीसीज है। तो हमारे पास कितने डाटा हो गए 3 डाटा, 1200 चिड़िया नहीं, ये मत कह ना पूरे भारत में सिर्फ 1200 चिड़िया ना, 1200 स्पीसीज है। इतने क्लियर। तो बा से हमारा भारत, बा से 12 मेगा डाइवर्सिटी में से है, और बा से ही 1200 हमारी स्पीसीज है किसकी, बर्ड्स की। नियरली, अब ये डाटा में याद रखना है 45,000 प्लांट्स की है और उससे लगभग डबल हमारी, वैसे भी एनिमल्स ज्यादा थे तो एनिमल्स की लगभग डबल है जो इंडिया में रिकॉर्ड करी गई। सब बात इंडिया की है। तो इंडिया में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, इंडिया का लैंड एरिया 2.4%, और अगर बात की जाए बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा रही तो 8.1% है टोटल वर्ल्ड की। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बा से भारत, बा से 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक है, 1200 बर्ड्स है, 45,000 प्लांट्स हैं, 45,000 प्लांट्स हैं, स्पीसीज की बात हो रही है, प्लांट्स हम कह रहे हैं, ये मत समझना सिर्फ 45, तो 45,000 प्लांट्स की स्पीसीज है, और उससे लगभग डबल हमारी किसकी है, एनिमल्स की। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि अगर हम रॉबर्ट माई का डाटा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी कितनी स्पीसीज खोजी है 22%, यानी कि बची कितनी 22, अगर माइनस करें तो 78% अभी भी वेट कर रही है, भाई मुझे भी खोज लो। कितनी खोजी गई है 22% मात्र भी डिस्कवर हुई। अभी हम लोगों ने कहा था 1.7 टू 1.8 मिलियन ही लगभग 7 में डिस्कवर हो पाएंगे, तो लगभग 22 मिलियन, वो 22% डिस्कवर हो चुकी है, और 78% अभी भी वेट कर रही है, भाई मुझे भी खोज लो। तो कह रहा है एस्टिमेशन है कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। ये बात इंडिया में हो रही है। कह रहे इंडिया में लगभग अभी भी 1 लाख प्लांट की स्पीसीज और लगभग 3 लाख एनिमल की स्पीसीज खोजी जाना बाकी है। इतना चीज क्लियर। नेक्स्ट, would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या हम अपने कंट्री की कभी भी कह रहे हैं कि कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी जान पाएंगे, कंप्लीट सब कुछ कर पाएंगे? खुद बताओ आंसर क्या होगा, बड़ा सा, बिग सा, नो। रीजन, हमारे पास इतने ज्यादा अभी रिसोर्सेस भी नहीं है। दूसरा भी हमने बताया डाइवर्सिटी ऐसी ऐसी जगह पाई जा रही है जहां पे ह्यूमन ही नहीं पहुंच पाएगा। अभी हमने बताया 2 प्लांट्स बिल्कुल सटे हुए जहां पे एक परिंदा भी नहीं अंदर आ सकता है, वहां पे मान लो वो स्पीसीज पाई जा रही, कैसे खोज लोगे? और दूसरी चीज भाई, अगर तुम खोजने ही लग जाओगे तो इतना ज्यादा, देखो अभी गवर्नमेंट कहीं उतना फंड नहीं दे रही टैक्सोनॉमिस्ट को, तो कहीं ना कहीं वो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो बहुत है, इसको ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। इतनी ज्यादा मैन पावर भी तो कहां से लाओगे? तो आंसर क्या हो जाएगा, इमेंस ट्रेन मैन पावर एंड टाइम।
सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, इसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर यानी कि बहुत सारा इंसान चाहिए, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा समय देना पड़ेगा, और तब भी हम 100% नहीं जान सकते। तो अब ये बात थी किसकी, टैक्सोनॉमी की। अब देखो अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से खोई जा रही है। तो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन की पूरी एक बुक है, कहते हैं करेक्टर्स की पूरी हमने एक ह्यूमन की बुक लिख रखी, कैट की पूरी एक बुक लिखी है, डॉग की पूरी एक बुक लिखी है, हर एक हमने क्या किया है, एक ग्रुप की हमने हर एक एनिमल की जितनी करेक्टर्स हमें पता है उन सबकी हमने एक बुक तैयार कर रखी है। तो कहते हैं ऐसे ह्यूमन की एक मान लो करेक्टर्स ये सारे लिखे हुए हैं, जिसकी एक हम लोगों ने बुक तैयार कर रखी है, और मान लो ये सारे ह्यूमंस की चीजें हैं, और हमने इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी उनकी बुक तैयार कर दी है, और ये बुक हमने क्या करी है, एक लाइब्रेरी में लगा दी। लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पे कई सारी बुक्स हो। ऐसे ही मान लो एक लाइब्रेरी, सबके स्कूल में लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बुक होती है, तो ऐसे ही मान लो एक लाइब्रेरी हमने भी मान रखी है, जहाँ पे क्या है, हर एक स्पीसीज की चीजें रखी हुई है, हर एक स्पीसीज अपना अपना रोल प्ले कर रही है। और लेकिन आजकल क्या हम उस डायवर्सिटी को इतनी ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये डायवर्सिटी हमारी आज आज ये हमारी लाइब्रेरी जो है बायोडाइवर्सिटी की, ये जलना शुरू कर दी है, और ये स्पीसीज धीमे धीमे खत्म हो रही है। तो ये सारी जितनी भी हमारी स्पीसीज है वो एक बुक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये बताना चाह रहा हर एक बुक में उनकी कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स वगैरह है, और वो लाइब्रेरी आजकल तेजी से जो है वो जलना शुरू कर दी। तो ये पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म की चीजें हैं, और वो लाइब्रेरी आज तेजी से जल रही है। ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम लोग थोड़ा सा रीडिंग देखते हैं। तो कह रहा है दैट इज व्हाट मेक्स अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बासे भारत बासे 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक, और 1200 वर्ल्ड की स्पीसीज पाई गई। तो कह रहा है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। नियरली 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की एंड ट्वाइस ऑफ एनिमल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 45,000 प्लांट्स, उससे डबल लगभग एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। ये खोजी जा चुकी है। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग। तो ना जाने कितनी हो जो वेट कर रही हो कि अभी खोजी जाना बाकी है। इफ वी एक्सेप्ट में ग्लोबल एस्टीमेट, अगर हम मे का डाटा, रॉबर्ट मे का डाटा अपनाते हैं, तो लगभग लगभग 22% टोटल स्पीसीज ही अभी तक खोजी गई, और 78% वेट कर रही है कि हमें कब खोजोगे। तो यानी कि 22% ऑफ द स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया, अगर हम ये इंडिया पे अप्लाई करें तो लगभग लगभग भी एस्टीमेट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड। यानी कि अभी भी हमें इतनी स्पीसीज खोजे जाना बाकी है। तो कह रहा है कितनी, प्लांट की 1 लाख, एनिमल्स की 3 लाख अभी भी खोजी जाना बाकी है। वुड वी एवर, क्या हम एवल है कि हम पूरी बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल वेल्थ अपनी कंट्री की खोज सकें, क्या डिस्कवर कर सके? आंसर क्या था, बिग नो। कंसीडर द इमेंस ट्रेंड, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा ट्रेंड मैन पावर यानी कि टेक्नोमिस्ट चाहिए, टाइम चाहिए इन सब चीजों को पूरा करने के लिए। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस। कह रहा है इसको हम होपलेस ही कहेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल लगभग नहीं है। क्योंकि पता चले मान लो आपने कोई रीजन कर दिया, हमने ये पूरा डिस्कवर कर लिया, मान लो उसके कुछ टाइम बाद वहां पे एवोल्यूशन होकर नई स्पीसीज तैयार हो गई। We realize that a large fraction of these species faces a threat of becoming extinct। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो खतरा झेल रही है एक तरह से गायब होने का। बिफोर वी डिस्कवर देम, मतलब पता चले जब तक हम उन्हें खोज पाए तब तक वो गायब हो गई, तब तक ह्यूमन ने ऐसा उसमें कुछ किया कि वो गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग। तो कहीं ना कहीं जो नेचर की लाइब्रेरी है, जो नेचर में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है वो धीमे धीमे गायब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर की लाइब्रेरी क्या हो रही है, जल रही है। अभी हमने बताया था हर एक बुक को एक तरह से किसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, और धीमे धीमे वो लाइब्रेरी जल रही है, यानी कि धीमे धीमे वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहे हैं। हमारा एनवायरमेंट क्या होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वेल्थ जो है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी वेल्थ जो है कहीं ना कहीं लूज हो रही है। तो कह रहा है नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर। कह रहा है कि जब तक हम पूरी बुक वहां पे स्टोर कर पाते उससे पहले ही वो लाइब्रेरी जो है वो जलना शुरू कर दी है। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, काफी कुछ हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली है। एक काम करते हैं, फटाफट इसका हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जिससे काफी कुछ चीजें तैयार हो जाए। इतना ये क्लियर है? आओ फटाफट। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या थी, जो भी हमारे आसपास वेरिएबिलिटी पाई जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी। और इसको हमें कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि हमें यही सारी चीजें जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स है सब कौन प्रोवाइड करवा रहा है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक पिक्चर दिखाई है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मतलब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, वो क्या बना रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं अगर कोई हमारे अर्थ पे एलियन आता है और अगर बाहर से देखता है, वो चीजें देख के फैसिनेट हो जाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएगा, मतलब वो एक अट्रैक्टिंग हो जाएगा कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे अर्थ में पाई जा रही है। ये कौन सा प्लेनेट है जिसकी इतनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे ही नहीं है।
यार एक कभी कभी तो हम खुद देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे ये ऑर्गेनिज्म, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो इसमें ये नया है, इसमें ये नया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सेम एलियन के साथ भी है। तो कह रहा वाह कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने ट्रिक देखी थी। हम लोगों ने कहा था कि जैसे उन्होंने 4 एग्जाम्पल उठाए थे, ऑर्किड, आंट्स, फिशेस, बीटल। तो उन्होंने कहा इनको कंपेयर किया था, इनका डाटा उन्होंने उठाया था। तो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, और आंटी एफ बी, और से ऑर्किड, आंटी से आंट, फिश, एफ से फिशेस और बी से बीटल। 20,000 से ज्यादा 28,000 और 3 लाख, ये सारी हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं तो ये एक जो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, किसने दिया था, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे कौन, एडवर्ड विल्सन, और ये सारी चीजें थी। आगे बढ़े, डाइवर्सिटी को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल। एक ही स्पीसीज में, एक ही पर्टिकुलर में कितनी ज्यादा वैरायटी पाई जा रही है, ये चीज कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, जैसे वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एक हम लोगों ने अभी एग्जांपल डॉग वाला उठाया था, तो डॉग में अलग अलग ब्रीड्स पाई जा रही थी, ये सब चीजें किसमें आ रही थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसे ही एक एग्जांपल किसका दिया गया है, राववुल्फिया वोमिटोरिया। राववुल्फिया वोमिटोरिया जो है जाना जाता है अपनी अलग अलग पोटेंशियल की रिजर्पाइन बनाने के लिए। तो रिजर्पाइन जो है, जैसे अगर हम कंपेयर करें तो ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है, हिमालयन साइड पाया जाता है। अगर इनको हम कंपेयर करें तो अलग अलग पोटेंशियल 2.5 और इधर 5.5 अलग अलग पोटेंशियल की रिजर्पाइन बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम, अगर इसके अलावा बात करें तो हमने बात की थी वैरायटी की, तो राइस की कितनी वैरायटी थी, 2 लाख। स्ट्रेन कितनी थी, स्ट्रेन लेटर याद रखना, स्ट्रेन को लिखने का तरीका थोड़ा सा 5 जैसा बनाया है, क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेन ही कितनी थी, 50,000। आम, मैंगो, 1 नंबर फल, कितनी वैरायटी, 1,000। इसके अलावा बात की जाए स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर हम लोग कंपेयर करें वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड को, तो हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न साइड जो है वो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, किसकी, एंथीजियंस की। तो ज्यादा एंथीजियंस पाए जा रहे हैं वेस्टर्न साइड इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म ही एक जगह ज्यादा पाए जा रहे हैं, एक जगह कम पाए जा रहे हैं। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी थी। जैसे हम लोगों ने देखा वेस्टर्न साइड 6 बने हुए हैं, ईस्टर्न साइड में 2 बने हुए, तो हर एक चीज बहुत कैलकुलेटिव बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल कहीं ना कहीं अगर बात की जाए हमारे अर्थ के पास, अगर हम इंडिया के पास बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं। डिजर्ट भी है, अल्पाइन मेडोज भी है, कोस्टल एरियाज भी है, एस्टुरी भी है, वेटलैंड भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनके पास एक ही 2 पाए जा रहे हैं, तो उनके पास उतनी ज्यादा वेल्थ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी किसकी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो एक कंट्री है नॉर्वे, जो कोल्ड एरियाज में पाया जाता है, तो उनमें उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। ये क्या है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री बताया था, ग्रुप बना रखा है, तो उनमें से एक एग्जांपल था नॉर्वे। तो हमारे इंडिया के पास तो देखो हम लोगों के पास रिवर वगैरह भी पाई जा रही, माउंटेन रेंज भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, डिजर्ट्स भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, कोरल लीव्स भी है, और वेटलैंड्स भी है, दलदली भूमि वगैरह। एस्टुरी ने बताया था, ये भी सब, यानी कि जहाँ पे रिवर जो है एक स्मॉल रिवर मीट कर रही है किससे, ओशन सी वगैरह से। एल्पाइन मेडो, यानी कि हमारे पहाड़ी वो बर्फ के मैदान वगैरह टाइप के, और ये हमारा समुद्र भी है हमारे पास, ये सारी चीजें पाई जा रही। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आजकल जितनी डाइवर्सिटी देख रही है, क्या ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों में आ गई, मिलियंस, लाखों, करोड़ों साल लग गए इनको बनने में। तो हम लोगों ने देखा था 600 मिलियन ईयर एगो की अर्थ और आज की अर्थ में कितना डिफरेंस आ चुका है, तब जाके आज लाइफ पॉसिबल हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें आई वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का रिजल्ट रही हैं, जिसमें क्या हुआ, कई सारे एक्सटिंक्शन भी हुए, मास एक्सटिंक्शन भी हुए, जैसे डायनासोर्स वगैरह जो आए थे वो सब गायब हुए, ये सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं आज हमारी डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन आजकल हम लोग इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लगभग लगभग कहा जा रहा है लेस देन 200 ईयर, यानी कि 200 से कम ही सालों में लगभग लगभग पूरी बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और लगभग हमारे पास सिर्फ सिर्फ इनफर्टाइल सॉइल रह जाएगी, सारे प्लांट्स, एनिमल सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वी कैन लूज ऑल द वेल्थ, हम सारी वेल्थ जो है लूज कर देंगे। तो इस चीज को देखते हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ा ही मतलब चिंता कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, जिससे कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। बड़ी बड़ी कई कई मीटिंग्स हो रही हैं, तो कई कंट्रीज आपस में लगे हुए मीटिंग्स कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाला जाए। तो ये यूनेस्को वगैरह की चीजें हैं, तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस लूजिंग बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे वर्क कर रही है। तो इन्होंने 2004 में एक डाटा प्रेजेंट किया था, और इन्होंने उसमें कहा कि लगभग लगभग अभी हम 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कितनी ज्यादा, कितनी हमें अभी खोजनी है। इन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक रफली डाटा दिया, गैस करके डाटा दिया, लेकिन एक पहली बार थोड़ा सा जो सही मायने में डाटा आया था वो दिया था रॉबर्ट मैन ने। कितना मैन ने दिया था, मैंने नहीं, रॉबर्ट मैन ने।
इतना ये क्लियर, कितना दिया था 7 मिलियन। रॉबर्ट ने 7 मिलियन डाटा दिया था कि 7 मिलियन लगभग स्पीसीज पाई जाएंगी, जिसमें अभी लगभग हम लोग 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्कवर कर चुके हैं। इतना चीज क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये डाटा तो पुराना है ना 1.5 वाला, 1.5 से ज्यादा। अब हम लोग कितनी जानते हैं 1.7 से 1.8। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा था टेम्परेट और ट्रॉपिकल में अगर बात की जाए तो कहते हैं हम लोग टेम्परेट में तो लगभग लगभग अब बायोडाइवर्सिटी बहुत हद तक खोज चुके हैं इन कंपैरिजन टू, ऐसा नहीं कि पूरी 100% खोज ली, इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल में अभी भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी की अभी हम लोग नहीं खोज पाए, लेकिन टेम्परेट में मतलब उसके कंपैरिजन में हम लोगों ने काफी हद तक चीजें डिस्कवर कर ली है। तो हम लोगों ने देखा था ट्रॉपिकल रीजन क्या था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा था वो ट्रॉपिकल था, उसके ऊपर का टेम्परेट था। अब ये कल हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, और भी रीजन होते हैं, तो वो सब चीजें। इसके बाद आते हैं कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट दिए गए थे, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसे ही गैस करके एस्टिमेट दे दिया कि 20 से 25 मिलियन, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज जो है वो लगभग टोटल प्रेजेंट है। लेकिन पहली बार साइंटिफिकली सही डाटा थोड़ा सा किसने दिया था, मुस्कुराते हुए रॉबर्ट ने। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ डाटा दिया गया है, कह रहे कि जितनी डाइवर्सिटी मतलब है कहीं ना कहीं जितने ऑर्गेनिज्म है उसमें से लगभग लगभग 70% जो है वो एनिमल्स हैं, 70% एनिमल्स हैं, और उनमें से 22% क्या है, वो 70% एनिमल है, बचे कितने 30, उन 30 में 22% हमारे क्या है प्लांट्स, 8 में अदर है। तो कहते हैं जितने एनिमल्स है तो 70% से ज्यादा हमारे एनिमल्स है, 22% प्लांट है, और बचे हुए लगभग 8%। और बात की जाए अगर इन एनिमल्स में, इन 70% एनिमल्स में कंपेयर करें तो इन 70% एनिमल्स में भी 70% क्या है इंसेक्ट, और बाद बाकी बचे हुए 30% में हम लोग जितने हैं डॉग, कैट, ह्यूमन, हॉर्स, लाइन, ये सब आएंगे। तो कह रहा है बात की जाए तो एक तरह से रिजल्ट क्या निकला, हर 10 में से अगर हम रैंडमली 10 एनिमल उठाते तो उनमें से 7 एनिमल हमारे क्या होंगे इंसेक्ट। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक डाटा दिया गया, कहते हैं फंजाई की जो स्पीसीज है, फंजाई की स्पीसीज का नंबर ज्यादा है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड उड़ गई थी, मैमल्स, भाई बर्ड की प्रॉपर्टी उड़ेगी, तो क्या है फंजाई की स्पीसीज का नंबर ज्यादा पाया गया किसके कंपैरिजन में, हमारा फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। नेक्स्ट डाटा था, याद करने का तरीका बता दिया था हमने, कही थी ओसीएमआई, तो ओसीएमआई याद रखना, अदर क्रस्टेशियन, मैमल, वो मॉलस्क और इंसेक्ट्स। इसके अलावा बात की जाए इधर तो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, तो सीक्वेंस में रहेगा। इधर हमने बताया फंजाई प्लस एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी गिव्स आउट लाइकेन, इधर था फ्लॉवरिंग प्लांट, मॉसेस, मॉसेस हो गई, और ये फंस हो गई, एफएम बताया, एफएम वो एफएम, इसमें ये थोड़ा सा चीजें याद रखनी पड़ेंगी नहीं तो इसमें फंस हो गई, यही वाला है, बाद बाकी इसमें चीजें बताई, तब भी फंजाई प्लस एल्गी लाइकेन है, इधर फ्लॉवरिंग प्लांट, इसी में कंफ्यूजन होगा फंस और मॉसेस में, इतने क्लियर। तो यहाँ पे एफ और एफ के बीच में एम आ रहा है, तो याद रखो, हाँ इस तरह से याद रखो, एफ और एफ के बीच में एम आ रहा है, तो काफी तरीके अपने हिसाब से याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर कंपेयर करें तो कहते हैं अभी भी हम अगर बात करें, हम लोग मल्टी सेलर की तो बात कर रहे हैं, मल्टी सेलर की तो बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, उनको खोजना बड़ा मुश्किल है, एक तो यूनिसेलर है तो आप उनको नेक डाई से नहीं देख सकते, उनको डिस्कवर करने के लिए अभी भी हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, उनको हम इजिली लैब में ग्रो नहीं करा सकते हैं, और अगर ग्रो करा ले तो स्टेनिंग वगैरह की वजह से हम उनको इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर ऑफ फॉर प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में हमें अंदाजा नहीं मिल रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग, तो कह रहा है उतने मेथड्स नहीं जिससे हम उनको सही से आइडेंटिफाई कर पाए, अभी से लैब सही से लैब में ग्रो कराने के लिए भी मेथड्स नहीं है, कुछ स्पीसीज लैब में नहीं इजीली ग्रो हो सकती है। तो कह रहा है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग स्पीसीज, स्टेनिंग वगैरह करो, लेकिन हमें मिलेंगी मिलियंस की संख्या में, तो इसलिए हम प्रोकैरियोट्स पे गौर ही नहीं करते क्योंकि हमें दिखते नहीं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि प्रोकैरियोट्स हमें दिखते नहीं है नेक टाइप से, तो हम लोग उन पे वर्कआउट इतना नहीं करते, लेकिन जो दिख जाती है उन पे वर्कआउट कर लिया। तो अगर बात की जाए वर्ल्ड के, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री तो हम जानते हैं रशिया है, तो हमारा इंडिया भी कहीं कम नहीं है, एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है, 2.4% लैंड एरिया रखता है, जिसके पास 8.1% बायोडाइवर्सिटी। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एरिया तो इतना कम है 2.4, मतलब वैसे कम नहीं है, लेकिन अब बात करें एरिया 2.4% है लेकिन बायोडाइवर्सिटी 8.1 पाई गई, इतना क्यों, तो हमारे पास तरह तरह के इकोसिस्टम पाए गए हैं, हमारे पास डिजर्ट भी है, अल्पाइन मीडोज भी है, वेटलैंड्स भी है, एस्चुरी भी है, कोस्टल एरियाज भी है, और रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी, अलग अलग सारी चीजें पाई गई, इतने इकोसिस्टम पाए गए जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा हेल्दी है कि हमारा मेगा बायोडाइवर्सिटी में से हमारा भारत एक है।
तो बा से भारत, बा से 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज में से 1200 वर्ड्स है, 45,000 प्लांट्स और उससे लगभग लगभग डबल एनिमल्स की स्पीसीज है। तो भाई बा से भारत, 12 मेगा डायवर्सिटी, 1200 वर्ड्स और 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की और लगभग उससे डबल एनिमल्स। तो कहते हैं अगर हम रॉबर्ट मॉय का डाटा अपनाते हैं तो कहते हैं लगभग लगभग हमने 22% तो अपना वर्क कर लिया, 22% स्पीसीज डिस्कवर कर ली है। तो 22% डिस्कवर हो गई तो बची कितनी रह गई? 78%। तो अभी भी 78% वेट करने भाई मुझे भी खोज लो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जब ये डाटा अगर इंडिया पे अप्लाई करें रॉबर्ट मॉय का तो लगभग लगभग 1 लाख प्लांट की स्पीसीज खोजी जाना बाकी है और लगभग लगभग 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीज खोजी जाना बाकी है। इतना चीज क्लियर? तो अब इसके बाद अगर बात करें तो कहते हैं क्या हम ये 100% एबल है कि हम ये पूरी बायोडाइवर्सिटी अपने कंट्री की खोज सकें? तो बिग आंसर इज नो, क्योंकि इसके लिए इतनी ज्यादा मैन पावर चाहिए, इतनी ज्यादा टाइम चाहिए कि वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग बुक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम समझाना चाहें तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक मान लो करेक्टर है, हर एक ऑर्गेनिज्म चलता फिरता करेक्टर की बुक है। मान लो हमारे ना जाने कितने करेक्टर, तो अब एक बुक है जिसमें हमारे कई सारे करेक्टर्स हैं। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म एक बुक है और वो बुक हमारी किसमें लगी हुई है? लाइब्रेरी में। और कह रहे बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो आजकल हम डिस्कवर भी नहीं कर पा रहे हो, वो एक्सटिंक्ट हो जा रही। तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइब्रेरी को कंप्लीट करने से पहले, हम लाइब्रेरी कंप्लीट भी नहीं कर पाए हैं और वो स्पीसीज गायब होना शुरू हो गई। एक तरह से हमारी लाइब्रेरी जो बहुत तेजी से जल रही है। तो ये हमारी मान लो एक बुक बन के तैयार हो गई। ये हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी चलती फिरती कैरेक्टर की बुक है। हर एक ऑर्गेनिज्म, हम भी एक ह्यूमन, एक चलती फिरती होमो सेपियंस कैरेक्टर की एक बुक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी एक बुक है और कहीं ना कहीं जब वो तो इस तरह से पूरी लाइब्रेरी बन रही है और सीधी सी बात है जब कोई ऑर्गेनिज्म गायब हो रहा है तो वो लाइब्रेरी धीमे धीमे क्या हो रही है? जल रही है। तो कह रहा है कि हम पूरी स्पीसीज खोज भी नहीं पाए हैं और हमारी डाइवर्सिटी जो है बहुत तेजी से लूज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है और हमारी लाइब्रेरी, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, जल रही है। इसी के साथ थैंक यू। तो अभी तक के इतना ही रखते हैं। इसी के साथ दिवाली सेलिब्रेट करो, हैप्पी दिवाली। फिर 1-2 दिन में लेक्चर लेते हैं इस चैप्टर को। उम्मीद करते हैं चीजें इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा सा रही होंगी। डाटा ज्यादा है, और डाटा आएगा तो डाटा को इसी फनी वे में याद करेंगे। बस चीजें अच्छे से पढ़ो। तो डिजिटल बोर्ड के चक्कर में आज हमें स्कूल आए, लेकिन इसको यूज करो। ओके, थैंक यू।